हेलो कोडर्स, वेलकम टू CS टेक ट्यूब जावास्क्रिप्ट कोर्स। और आज हम जानेंगे व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कैसे काम करता है और वेरिएबल को थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकली दोनों तरीके से कैसे यूज़ करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए वेरिएबल को सबसे पहले जानते हैं उसके डेफिनेशन से। अ वेरिएबल इज अ नेम दैट वी गिव टू अ प्लेस वेयर अ डेटा इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी फॉर अ टेम्पररी पीरियड। इन सिंपल वर्ड्स, जब भी कभी मेमोरी के अंदर कोई डेटा एक जगह पे स्टोर होता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो उस जगह को हम लोग एक नाम देते हैं और उसी नाम को हम कहते हैं वेरिएबल। इसको और थोड़ा सिंपली वे में समझते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, वो भी एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। और वो रियल लाइफ एग्जांपल कुछ इस तरह का होगा। समझ लीजिए आप एक कमरे में हैं और आप अपने घर को रीलोकेट कर रहे हैं किसी दूसरे जगह पे। तो आप एक बॉक्स के अंदर अपने कुछ चीज़ें डालेंगे और उस बॉक्स को आप एक लेबल देंगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से। जैसे एग्जांपल सामने दिख रहा है कि एक बॉक्स के अंदर क्लोथ्स है और दूसरे बॉक्स के अंदर टॉयस है। तो इससे आपको ज़रूर पता चलेगा कि जब भी आप कोई सामान यहाँ से वहाँ रख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर कौन सा सामान है। तो इसी के अंदर अब इसी एग्जांपल को एक कोडिंग फॉर्मेट में देखते हैं। तो जिसके अंदर जो वो बॉक्स है वो एक मेमोरी है, जो क्लोथ्स नाम का जो लेबल उस पर लगा है वो एक वेरिएबल नेम है, और जो कपड़े हैं जैसे एग्जांपल क्लोथ के बैग के अंदर, तो वो जो कपड़ा है वो एक डेटा है यहाँ पर। और सिमिलर केस में आपको टॉयज़ नहीं मिल जाएगा। टॉयज़ यहाँ पर एक वैल्यू है, बॉक्स एक यहाँ पर मेमोरी है, और टॉयज़ का जो एक लेबल है वो वहाँ पर वेरिएबल नेम है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि वेरिएबल काम कैसे करता है और वेरिएबल क्या होता है। अब इसे हम जानेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ तक तो हमने वेरिएबल क्या होता है उसका थियरी पार्ट जान लिया है। अब हम जानेंगे कि प्रैक्टिकली वेरिएबल काम कैसे करता है और उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे कोडिंग जर्नी में। तो सबसे पहले मैं इस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। और हमें जब क्रिएट करना है, जब इसके अंदर जब हमें जावास्क्रिप्ट को सीखना है, तो हमें स्टार्ट पहले डायरेक्टली हमें GS फाइल से स्टार्ट नहीं करना है, हमें .html फाइल से ही स्टार्ट करना है। उसका हम लोग डायरेक्ट लाइव एग्जांपल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और मैं अभी टेस्टिंग के लिए variable.html, ठीक है, मैं ये फाइल क्रिएट करूँगा। अभी फाइल क्रिएट किया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले उन सारे बेसिक नॉमेनक्लेचर्स जो भी HTML के जो भी बेसिक फॉर्मेट है उसको इंपोर्ट करूँगा। तो मैंने जैसा आपको एमिट केस में पहले बताया था कि इसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक्सक्लेमेशन टैब, तो यहाँ पर मेरा आ चुका है कोडिंग। अब मैं इसको अभी के लिए ये कर देता हूँ, उसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। अभी इसके अंदर मुझे कुछ बेसिक सा सिर्फ मुझे जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करना है जावा, और मुझे दूसरे सारे HTML के फॉर्मेट्स को नहीं जाना है। इसलिए मैं अभी जो अनवांटेड पार्ट्स है उसको अभी के लिए डिलीट मार रहा हूँ। बस मुझे यहाँ पर हेड पार्ट चाहिए, क्योंकि हेड पार्ट के अंदर मैं अभी हमारे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब भी इम्प्लीमेंट होता है तो वो HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। हम लोग डायरेक्टली स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, .js फाइल भी बना सकते हैं, पर एज अ बिगिनर मैं आपको स्टार्ट करने बोल रहा हूँ HTML के अंदर से। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कोडिंग जर्नी। तो हमने थियरी पर्सपेक्टिव में ये जाना कि वेरिएबल एक नाम है जो भी हम लोग देते हैं मेमोरी स्पेस को जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर हुआ है, पर उसे हम अभी इसे डायरेक्टली प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो वो स्टार्ट होता है लेट से। अब लेट ज़रूरी नहीं, लेट जब ES6 था, ES6 जैसा एक वर्जन है जावास्क्रिप्ट का जो एक डिफाइंड हुआ है। तो ES6 के पहले जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल होता था वो वैर में डिक्लेयर होता था। वैर, और जो भी आपको नाम देना हो, जैसे कि मुझे नाम देना है नम, और इसके अंदर मैं डेटा डालता था। जैसे मैं यहाँ पर डेटा डिक्लेयर कर रहा हूँ 3 और सेमीकोलन। तो मतलब यहाँ मैंने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल जिसका नाम है num इक्वल्स टू, और उसमें जो वैल्यू है वो है 3। पर ये था ES6 के पहले वाला पार्ट। पर ES6 के अपडेट आने के बाद से उसके अंदर एज पर कोडिंग फॉर्मेट जावास्क्रिप्ट में हमें हमेशा रेफर किया जाता है कि कोशिश करिए लेट का यूज़ कीजिए, क्योंकि वो कोडिंग स्टैंडर्ड को अभी फॉलो करता है, ना कि पहले वाला वैर। तो आपको भी मैं ये रेकमेंड करूँगा, आप भी कोडिंग फॉर्मेट को फॉलो कीजिए और लेट से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कीजिए।
तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेट डिक्लेयर किया, फिर मैं डिक्लेयर करूँगा वेरिएबल का नाम। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं समझ लीजिए नेम लेता हूँ, नेम इक्वल्स टू यहाँ पर CS टेक्ट्यूब सेमीकोलन। जैसा कि जावास्क्रिप्ट का नॉमेनक्लेचर है कि जावास्क्रिप्ट को जब भी कोई मतलब कोडिंग फॉर्मेट एंड हो रहा है तो वो हमेशा एंड सेमीकोलन में ही होना चाहिए, नहीं तो वो रन नहीं होगा, वो एरर शो करेगा। इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेट, और उस वेरिएबल का नाम रखा मैंने नेम, और नेम के अंदर मैंने वैल्यू डाला CS टेक्ट्यूब, जिसे आप उसी मैंने जो एक एग्जांपल बताया था बॉक्स वाला, उसी से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक मेमोरी स्पेस है, मेमोरी स्पेस के अंदर मैंने लेबल दिया है नेम का, और CS टेक्ट्यूब का डेटा एज अ टॉय या फिर एज अ क्लोथ्स मैंने उस बॉक्स के अंदर डाला है। अब उसके बाद में मैं चाहता हूँ मैं इसे प्रिंट करूँ, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में कमांड है console.log। तो console.log मैंने किया, और यहाँ पर ही मैं वो वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करूँगा जिसका डेटा मैं अपने आउटपुट में प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने वहाँ पर ऊपर वेरिएबल नेम दिया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम का, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेम कॉल किया और यहाँ पर सेमीकोलन। अब VS कोड में अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड रन करना है तो आप इसे सबसे पहले सेव कीजिए। उसके बाद में राइट क्लिक करके सबसे पहले कोशिश कीजिए कि बाजू में ही आपका ब्राउज़र ओपन होना चाहिए, क्योंकि इसका लाइव कोड सर्वर डायरेक्टली आपके इसमें बाद में अपने आप सर्वर से कनेक्ट होके वो आपका रीलोड वाला फीचर, लाइव रीलोड वाला फीचर ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगा। आपको एक्सटर्नली बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने अभी नाम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, प्रिंट भी करवा दिया। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ लाइव सर्वर, ऑटोमेटिकली वो एक ब्राउज़र को कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का आउटपुट हमेशा console.log में दिखता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एज अ बैकएंड फंक्शनिंग रन करता है ब्राउज़र के अंदर। तो इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंसोल का मिलेगा, और यहाँ पर जो मैंने प्रिंट करवाना चाहता था एज अ वेरिएबल नेम में जो मैंने डिक्लेयर किया था CS टेक्ट्यूब, अब वो वहाँ पर console.log में प्रिंट होके आया, और वहाँ पर नीचे ही मेरा एक और आया है कि लाइव रीलोड इज इनेबल। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली चेंजेस करूँ CS टेक्ट्यूब कोडिंग चैनल और सेव करो, तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा एज अ लाइव रीलोड की इसमें भी, और आपके सारे चेंजेस भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आता है, ये तो हमने सीखा वेरिएबल्स के बारे में, पर वेरिएबल्स के लिए कुछ नॉमेनक्लेचर्स है, कुछ कोडिंग फॉर्मेट्स है। जैसा कि मैंने ES6 का पार्ट बताया आपको वेर के लिए, तो वैसे ही कुछ फॉर्मेट्स है जो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें फॉलो करने हैं। तो अब हम जानेंगे वेरिएबल्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करते समय ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है रिजर्व कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। रिजर्व कीवर्ड्स यानी ये वो कीवर्ड्स है जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के अंदर पहले से प्री डिफाइंड है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इंट, कॉन्स्ट, स्ट्रिंग। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो पहले से जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के अंदर पहले से प्री डिफाइंड है, तो उसको हम एज अ कीवर्ड, उसको हम एज अ वेरिएबल्स हमारे डिक्लेरेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको एरर आएगा। ये था सबसे पहला रूल। सेकेंड रूल है कि जब भी हम कभी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमें उसे कैमल केस में ही डिनोट करना चाहिए, या फिर कैमल केस में उसे डिक्लेयर करना चाहिए। ये कोडिंग स्टैंडर्ड रूल है, कोडिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है जो हर एक कोडर इसे फॉलो करता है अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाते वक्त, या फिर अपने कोडिंग को एक सही फॉर्मेट में डिस्प्ले करते वक्त। तो कैमल केस क्या होता है? कैमल केस में ये होता है कि जब भी अगर आप मल्टीपल वर्ड्स का वेरिएबल बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, और बाकी के जितने भी वर्ड आ रहे हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए लेट मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ सरनेम के लिए, तो मैं सरनेम के अंदर कैपिटल, सरनेम का जो एस रहेगा वो स्मॉल रहेगा सर, और नेम जो दूसरा वर्ड है उसका एन कैपिटल में रहेगा। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने कैमल केस में से डिनोट किया, जिसके अंदर सरनेम के अंदर एस स्मॉल में और एन कैपिटल में, और बाद में उसका एक वैल्यू, और उसके बाद में सेमीकोलन। तो ये था सेकेंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें डिक्लेयर करते वक्त ध्यान रखना है, वो है कैमल केस का। तीसरा है मीनिंगफुल या फिर अंडरस्टैंडेबल नेम डिक्लेयर करना। यानी जब भी हम कभी कोड लिखते हैं तो हमें कोड सिर्फ हमें नहीं, दूसरा जो कोई भी अगर रेफर करे आपके कोड को, उससे भी समझे, उस वे में लिखना है हमें कोडिंग। तो इसलिए जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसे एक वैल्यूएबल, एक या फिर मीनिंगफुल नेम देना चाहिए, जिससे
किसी और के लिए भी या फिर हमारे कोड के डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए भी हमें ईजी पड़े, और उसे जब फ्यूचर में रेफरेंस के लिए वापस यूज़ करना हो तो उसके लिए भी हमें ईजी पड़े। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कि हम इसमें कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त उसमें बीच में स्पेस और हाइफन नहीं दे सकते। इसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर मैं कभी भी डिनोट कर रहा हूँ फर्स्ट लेटर, और अगर मैंने फर्स्ट लेटर मैंने स्पेस लेके दिखा और इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर डिनोट किया कोई भी वैल्यू, ठीक है, और मैंने यहाँ पर डाला सेमीकोलन, अब यहाँ पर एरर आएगा जब मैं इसे console.log में प्रिंट करवाऊंगा, क्योंकि वो उसे दोनों को एक अलग एंटिटी काउंट करेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर जब किया फर्स्ट और स्पेस के बीच में लेटर, जब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो यहाँ पर हमें एरर आया, क्योंकि एज अ वेरिएबल के अंदर हम लोग बीच में स्पेस नहीं दे सकते और ना कि हम इसमें हाइफन दे सकते। अगर मैं यहाँ पर हाइफन दूँ फिर भी वो वहाँ पर एरर आएगा। ये मैंने हाइफन दिया तो यहाँ पर फिर भी वो एरर देगा, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन करते वक्त स्पेस और हाइफन दो वर्ड के बीच में अलाउ नहीं है। उसके बाद में आता है कैनॉट स्टार्ट विथ नंबर। जब भी हम कभी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका बिगनिंग कभी भी हम नंबर में नहीं रख सकते। इसके भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ फर्स्ट, तो मैं लिख रहा हूँ पर उसके आगे मैं 1 लिखूँ और उसे मैं डिक्लेयर करूँ तो वो वहाँ पर तो भी एरर देगा, क्योंकि नंबर से स्टार्टिंग वेरिएबल अलाउड नहीं है। पर अगर आप नंबर लास्ट में यूज़ कर रहे हैं किसी वेरिएबल के डिक्लेयर होने के लास्ट में एज एन एडजॉइनिंग में, तो वो अलाउड करेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर फर्स्ट को 1 को फर्स्ट के बाद लिखूँ और उसे बाद में रन करूँ, यहाँ पर इसे फर्स्ट 1 देते हैं, ठीक है, तो वो एज एन काउंट करेगा एज अ वेरिएबल। पर अगर जब आप स्टार्ट करेंगे किसी न्यूमेरिक वैल्यू में अगर किसी भी वेरिएबल का नाम, तो वो उसे एरर काउंट देगा। ये भी एक इसका फॉर्मेट है। फिर उसके बाद में आता है कि जब भी हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं ये बहुत ही केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव इन द सेंस, अगर कोई भी लेटर कैपिटल, स्मॉल या फिर उसमें कोई भी तरह का न्यूमेरिक वैल्यू कहीं पर फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के कहीं भी अगर ऐड हो रहा है तो वो उसे सेकेंड इसमें ही काउंट, सेकेंड तरह का वेरिएबल ही काउंट करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट नेम पहले से एक डिक्लेयर करके रख दिया है, अब अगर मैं वापस से फर्स्ट नेम का ही वेरिएबल बनाऊँ पर उसमें कोई दूसरे लेटर्स को कैपिटल कर दूँ, एग्जांपल के लिए लेट, और मैं यहाँ पर एफ का इसको कैपिटल रख दो, बाकी सब सेम रहेगा, पर मैं इसको जानबूझ के अभी रख रहा हूँ फर्स्ट नेम के अंदर कैपिटल एफ रख रहा हूँ कि जिससे दोनों के अंदर बहुत सिमिलरिटी है, बस सिर्फ एक ही लेटर का कैपिटल और स्मॉल का फर्क है, तो भी वो उसे अलग अलग एंटिटी काउंट करेगा। मैंने इसे लिया और अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे प्रिंट किया तो देखिए उसने फर्स्ट नेम जो दोनों मैंने कैपिटल में रखा था, कैपिटल एफ और कैपिटल एन, उसका एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसको एज एन अलग एंटिटी काउंट करके उसे ऐसे अलग से उसने प्रिंट किया, जिसके अंदर उसका वैल्यू आया आउटपुट में दर्शन। और जो मेरा दूसरा वाला था वेरिएबल जिसमें मैंने स्मॉल एफ रखा था, जिसमें पूरा नाम रखा था दर्शन गुजराती, उसका वैल्यू आया दर्शन गुजराती, उसके भी एज एन अलग एंटिटी काउंट किया। मतलब ये इतना केस सेंसिटिव है कि कोई भी वैल्यू अगर सेम नाम के होके अगर जस्ट कैपिटल लेटर्स का या फर्क आ गया तो वो उसे अलग एंटिटी ही काउंट करेगा। तो इसे कहते हैं केस सेंसिटिवनेस। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते वक्त हमें इन सारे फॉर्मेट्स का, इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखना है कि जब आप कोड करें तो आपके अंदर कोड आने के एरर्स भी हो सकते हैं, और इससे आपका कोड साफ बनेगा, सिंपल और इजी वे में बनेगा। तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट, जहाँ पे हमने जाना कि वेरिएबल क्या होता है, उसे हम कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसे डिक्लेयर करते हैं, उसके क्या क्या कोडिंग फॉर्मेट्स है। तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन का वो सारा प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल जो एक बिगिनर कोडर को समझना चाहिए। आज हमने सिर्फ बेसिक्स पैरामीटर्स पे ही बात किया है और धीरे धीरे करके यहाँ से लेवल बढ़ते जाएगा। आई होप कि आपको इसे पूरी तरह से समझा होगा। हम लोग ने इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा और लाइफ इसको प्रैक्टिकली भी टेस्ट किया और उसके एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी कंपेयर करके आपको मैंने इसमें समझाया। सो आई होप कि आपको ये समझा होगा। आप इसे प्रैक्टिस करें, इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करिए, सिर्फ देखिए मत, और इसे इम्प्लीमेंट करके खुद ही इसे टेस्ट करिए।
थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।